नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। जो भी लोग मैं इस समय सुन रहे हैं, इस समय हम टारगेट सेमेस्टर पे हैं और बेसिकली मिडाइवर्सिटी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर की। तो हमने बेसिकली हमारे पास कुछ वीडियो लेक्चर्स रहे, हमने जिसमें स्लेव डायनेस्टीज़ को डिस्कस किया। लगभग 6 से 7 वीडियोस थे, उसमें पूरा स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आप टारगेट गुरुकुल ऐप पे उसको देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, खिलजी या फिर खलजी एक शब्द बहुत बार लोग कहते हैं। देखिए, खिलजी भी सही है, अगर आप इसको खलजी भी लिख दे तो भी सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो खिलजी या फिर खलजी अगर इनका हम टाइमलाइन देखें तो 1290 से लेकर के 1320 तक रहे। बहुत छोटा टाइमलाइन है, द शॉर्टेस्ट पीरियड, सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट पीरियड रहा है। अगर दिल्ली सल्तनत में किसी की हम बात करें तो अभी तक सबसे शॉर्टेस्ट किसका रहा है? खलजी डायनेस्टी का रहा है। ठीक है, चलिए कुछ बातें डिस्कस करेंगे इनके बारे में, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ बैकग्राउंड पहले डिस्कस करते, फिर बैकग्राउंड के बाद डिस्कस करने के बाद हम अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। ठीक है, खलजी डायनेस्टी टाइमलाइन 1290 से लेकर 1320 एडी तक। अच्छा, तो एक सत्ता में एक परिवर्तन आया। हम देखते हैं कि जैसे पहले टर्क्स हुआ करते थे, अब टर्क्स को रिप्लेस करके खलजी शासन करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इतिहासकारों में एक डिबेट है। वो डिबेट क्या है? वो डिबेट ये है कि क्या ये टर्क्स हैं कि नहीं है ओरिजिनली फॉर्म में। ठीक है, तो हम देख सकते हैं, 2-3 स्टेटमेंट्स उठा करके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये प्योर टक्स नहीं है। ठीक है, प्योर टक्स नहीं है। मेनली इतिहासकार यही मानते हैं कि ये प्योर टक्स नहीं है। अच्छा, अब ऐसा क्यों माना जाता है? इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है। ठीक है, कहानी क्या है? कहा जाता है बेसिकली ये जहाँ पे रहते थे, ठीक है, तो अफगानिस्तान में एक जगह थी जिसका नाम था हेलमंड। तो हेलमंड रिवर के जस्ट किनारे पे, ऑन द बैंक ऑफ हेलमंड रिवर, ये यहाँ पे इसके बैंक पे रहते थे। ठीक है, हेलमंड रिवर बेसिकली जो भी जगह होती है इस समय मॉडर्न डे अफगानिस्तान में पड़ता है। यहाँ पे रहा करते थे। तो इनका जो बेसिकली कल्चर होता है खलजियों का, वो इससे पहले के जो टर्किश लोग थे उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इंफीरियर माना जाता है। ठीक है, तो वो प्रतिष्ठा प्राप्त खिलजियों को कभी हुई ही नहीं जो प्रतिष्ठा हमें गुलाम वंश में देखने को मिलती है। सर आप कहेंगे कि सर ये कैसे हो सकता है? यही सच्चाई है। ठीक है, ये इंफीरियर माने जाते थे टर्क्स से। अब क्वेश्चन ये यहाँ पे अराइज होता है कि क्या ये टर्क थे कि नहीं थे। मैंने बोला डिबेटेबल टॉपिक है, इस पे बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं कि ये टर्क थे कि नहीं थे प्रॉपरली। तो ये टर्क थे, लेकिन एक जगह थी हेलमंड रिवर, हेलमंड रिवर के जस्ट किनारे ऑन द बैंक पे रहा करते थे। उस जगह का नाम था खिल्ज, नाम था उस जगह का। ठीक है, तो खिल्ज जगह से इनका नाम पड़ गया खिलजी। ठीक है, इनका नाम क्या पड़ गया? खिल्ज। जहां पे रहते थे उस जगह का नाम था खिल्ज, खिल्ज से इनका नाम पड़ गया खिलजी। ठीक है, ये वाली जो कहानी है, ये कहानी हमें के.एस. लाल बताने का काम करते हैं। ठीक है, के.एस. लाल पूरा नाम है किशोर शरण लाल। अगर आपको खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, अगर आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप इनकी किताब पढ़ सकते हैं। बहुत फेमस बुक है के.एस. लाल की। बिना इसको आप समझे खिलजी डायनेस्टी को आप समझ नहीं सकते। ठीक है, तो मैंने बताया ये इंफीरियर माने जाते थे टर्क्स से कंपैरिजन में। इससे पहले जो स्लेव डायनेस्टी में जो सुल्तान थे उनके कंपैरिजन में ये
बेसिकली इन्फीरियर माने जाते थे। बेसिकली इनकी गलती नहीं है इसमें, ये जहाँ पे जिस रीजन में रहते थे हेलमंड रिवर के किनारे, ये बहुत गर्म देश है, ठीक है, बहुत मरुस्थली जगह है, हॉट प्लेस माना जाता है। तो यहाँ पे इनका जो बेसिकली कल्चर था वो उस तरीके का नहीं था जिस तरीके का टर्क्स का कल्चर था, ठीक है। टर्क्स का कल्चर काफ़ी ज़्यादा रिच माना जाता है, लेकिन खिलजियों का जो कल्चर है वो उतना ज़्यादा रिच नहीं माना जाता है, ठीक है। एक तरह से उनको वो हैसियत भी प्राप्त नहीं थी जो कि गुलाम वंश के सुल्तानों को जो हैसियत प्राप्त थी, ठीक है। अब खिलजी डायनेस्टी आई, तो खिलजी डायनेस्टी में हम एक चीज देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, जब खिलजी आए तो एक रिवॉल्यूशन हुआ जिसको कहते हैं खिलजी रिवॉल्यूशन। हिंदी वालों के लिए इसको हम पढ़ सकते हैं खिलजी क्रांति। क्या है? खिलजी रिवॉल्यूशन या फिर खिलजी क्रांति। अच्छा, क्रांति क्या होती है? रिवॉल्यूशन का मतलब एक ड्रास्टिक चेंज सोसाइटी के अंदर, जिस ड्रास्टिक चेंज के बाद हम अपनी पुरानी वाली कंडीशन में ना जा पाए वापस, उसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो भाई ये जो रिवॉल्यूशन है वो टर्मिनोलॉजी ऐसी बनाई गई है कि एक कंडीशन से हम बाहर निकल गए और उस कंडीशन में फिर हम वापस नहीं जाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो तुर्क यहाँ पे चले गए और तुर्क जाने के बाद यहाँ पे कौन आ गए? खिलजी आ गए। तो ये एक नई बेसिकली क्लास का जनरेशन हो रहा है मुस्लिम्स में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? खिलजी रिवॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मुस्लिम में भी बात करेंगे तो कई अलग अलग क्लास के लोग होते हैं, हिंदूज में भी अलग अलग क्लास के लोग होते हैं, उसी प्रकार से मुस्लिम में भी अलग अलग क्लास के लोग होते हैं। तो जब क्लास में चेंज होगा तो उसको हम कहते हैं खिलजी रिवॉल्यूशन। सबसे पहले इस टर्मिनोलॉजी को कॉइन किया था, इनका नाम है आरपी त्रिपाठी। बहुत फेमस पर्सनालिटी है, बहुत फेमस इतिहासकार है, इनका नाम है आरपी त्रिपाठी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है आरपी त्रिपाठी, ठीक है। आरपी त्रिपाठी के अलावा मोहम्मद हबीब ने भी इसको माना है कि ये सही कह रहे हैं, और एक दो इतिहासकारों ने और माना है, ठीक है। के.एस. लाल ने भी माना है कि ये खिलजी क्रांति है, ठीक है। तो ये प्योर टक्स ही हैं बेसिकली, लेकिन ये जिस रीजन में रहा करते थे उस रीजन में इनका कल्चर उतना ज़्यादा राइज नहीं कर पाया, इसीलिए खिलजियों को वो पद नहीं प्राप्त है, वो इज्जत समाज में नहीं प्राप्त थी जो गुलाम वंश के सुल्तानों को थी, ठीक है। आई थिंक मैंने इसको डिटेल में बताने का काम किया है। टॉपिक पे अपने वापस आते हैं। टॉपिक है खिलजी लीनियज 1290 से लेके 1320, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? खिलजी डायनेस्टी कहा जाता है। तो मैं पढ़ लेता हूँ। खिलजी क्रांति से तात्पर्य है सत्ता पे तुर्की अमीर वर्ग के एक अधिकार की समाप्ति। अब शेष पद जातीय व नस्लीय आधार पर नहीं अपितु योग्यता के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। आपने बलबन में मैंने पढ़ाया था, बलबन की एक पॉलिसी थी, क्या थी? ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी। उसमें वो क्या करता था कि जो प्योर टर्किश नॉबल्स हैं उन्हीं को अपॉइंट करता था एडमिनिस्ट्रेशन में। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? योग्यता के आधार पर पद को प्राप्त किया जाएगा, मतलब अब मेरिट के आधार पे प्राप्त किया जाएगा। अब ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं पर्टिकुलरली। मेरिटोक्रेसी बेसिस लिख सकते हैं हम। जो काबिल है उसको जगह मिलेगी, जो काबिल नहीं है उसको जगह नहीं मिलेगी। इसको मेरिटोक्रेसी बेसिस हम कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, मेरिटोक्रेसी बेसिस, ठीक है। बलबन के राजस्व सिद्धांत जो कि रक्त की शुद्धता व कुलीनता पर आधारित था, खिलजी काल में समाप्त हो गया। अर्ध खिलजी क्रांति प्रशासन में व्यापक स्थानीय भागीदारी की दिशा में महत्वपूर्ण थी। यद्यपि खिलजी सुल्तान भी तुर्क थे,
यहाँ पढ़िएगा, खिलजी सुल्तान भी तुर्क थे पर उन्होंने गैर तुर्कों को भी प्रशासन में शामिल करने का काम किया। मैंने क्या बताया कि अब जो भी इसमें आएंगे जो लोग, वो मेरिट के बेसिस पे आएंगे। किसके बेसिस पे आएंगे? मेरिट के बेसिस पे आएंगे, ठीक है। जो मेरिट के बेसिस पे जो लोग, मतलब जिनके अंदर सही में काबिलियत है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की, ऐसा मिलिट्री, ऐसा आमिर, ऐसा नॉबल, वही यहाँ पे आएंगे और बाकी लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। साम्राज्यवादी व आर्थिक नीतियों में उग्र व प्रबल परिवर्तन भी हुए। इतिहासकार हबीब, ठीक है, इरफान मोहम्मद हबीब साहब का नाम लिखा है। आरपी त्रिपाठी ने इन परिवर्तनों को खिलजी क्रांति कहा है, जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि खिलजी कौन होते हैं, ठीक है। हम्म हम क्या बात कर रहे हैं? हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी का जो टाइमलाइन रहा वो 1290 से लेके 1296 तक रहा, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेके 1296 तक रहने का काम करता है, ठीक है। तो जलालुद्दीन परफॉर्म हिज कॉरोनेशन द पैलेस ऑफ कीलूगढ़ी। कीलूगढ़ी बेसिकली किसने बनवाया था? मुइजुद्दीन कैकुबाद ने बनवाया था, ठीक है। ये भी दिल्ली में, ये सब दिल्ली में है। अब आप कहेंगे कि सर उस समय तो एक महल हुआ करता था बलबन का। जी हाँ, उस समय लाल महल था, लेकिन इसने कभी लाल महल में ये गया जरूर, लेकिन जहाँ पे बलबन बैठा करता था उसके कभी गद्दी पर नहीं बैठा। बेसिकली ये घियासुद्दीन बलबन की बहुत ज़्यादा इज्जत किया करता था, ठीक है। ये कहा करता था कि मैं घियासुद्दीन बलबन की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ और मैंने देखा है घियासुद्दीन बलबन को शासन करते हुए, और मेरे अंदर अभी भी डर है उनके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी गद्दी पर बैठ सकता हूँ। तो वो लाल महल जरूर गया, लेकिन कभी भी बलबन की गद्दी पर नहीं बैठा। कौन नहीं बैठा? जलालुद्दीन खिलजी कभी भी नहीं बैठा, ठीक है। बाद में सुल्तान आएंगे, अलाउद्दीन खिलजी आएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक आएंगे, वो लाल महल जाएंगे और प्रॉपर तरीके से अपना वहाँ पे कॉरोनेशन करेंगे, बलबन की गद्दी पर बैठेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलता। ये अपना कॉरोनेशन कहाँ कराता है? कीलूगढ़ी में कराता है। कीलूगढ़ी किसका महल है? मुइजुद्दीन कैकुबाद का महल है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है कीलूगढ़ी फोर्ट वाज बिल्ड बाय कैकुबाद, मुइजुद्दीन कैकुबाद ने बनाया। जलालुद्दीन व फर्स्ट डिक्लेयर्ड द दिल्ली सल्तनत कुड नेवर बी एन इस्लामिक स्टेट इन द ट्रू सेंस। पहला सुल्तान जिसने ऐसा कहने का काम कहा कि इस्लामिक स्टेट कभी हो ही नहीं सकता दिल्ली सल्तनत। इसी तरीके का एक स्टेटमेंट शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने भी कहा था, यही सेम स्टेटमेंट। उसने कहा था कि ये जो राज्य है इसको दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। किसने कहा था? वो कहा था, वो जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट कहा था शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने, ठीक है। और ये एक स्टेटमेंट यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी कह रहा है कि कभी भी सही मायने में इस्लामिक स्टेट नहीं हो सकता भारत। एक कन्वर्सेशन थी, एक पर्सन था, इसका वजीर भी हुआ करता था और बहुत अच्छा दोस्त भी था, उनका नाम था अहमद चाप। तो अहमद चाप से बातचीत में इन्होंने बताया, जलालुद्दीन खिलजी ने, अहमद चाप ने कहा कि साहब मंदिर जुलूस निकाले जाते हैं, आपको कैसा लगता है कि जब जुलूस निकाले जा रहे हैं आसपास क्षेत्रों में, आपको गुस्सा नहीं आता? हिंदू जुलूस निकालते हैं, अपना त्योहार मनाते हैं, पानी में जाके मूर्तियों को डालते हैं, क्या आपको गुस्सा नहीं आता? तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता है, ठीक है। जिस तरीके से जो बाल होता है, बाल अगर आटे में गिर जाए तो बाल को निकाला जा सकता है। तो इन्होंने ये कहा जलालुद्दीन खिलजी में कि अगर हम इस्लामिक स्टेट को टेरर स्टेट बना देते हैं,
टेरर स्टेट मतलब क्या होता है? डराने का, जोर जबरदस्ती का शासन, डर का शासन बना देते हैं। तो वो डर का शासन, जलालुद्दीन खिलजी ऐसा कहते थे कि डर का शासन कुछ समय के लिए हो सकता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ समय के लिए टेरर स्टेट हो सकता है। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ये मानता था कि हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी भर ऐसा नहीं हो सकता कि वो टेरर स्टेट में हमेशा जिए लोग। तो कभी ना कभी वो जो बाल है जो आटे में गिरा है, उस बाल को निकालना पड़ेगा। तो ये कहा करते थे कि जिस तरीके से बाल को आटे में से निकाल लिया जाएगा, उसी तरीके से बेसिकली जो मुस्लिम है, मुस्लिमों को जो हिंदू जनता है वो भूल जाएगी पूरी तरीके से। ये स्टेटमेंट किसने कहा है? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा है। बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी भी थी इसके पीछे, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट क्रश द ईरानियन फकीर सिद्दी मौला। एक जो सबसे बड़ा जो आरोप लगाया जाता है वो यही वाला लगाया जाता है। देखिए, दो लोगों को बेसिकली 2 घटनाएं हैं, ठीक है। एक मलिक छज्जू का रिवोल्ट और एक सिद्दी मौला का रिवोल्ट है। तो यहाँ पे सिद्दी मौला का रिवोल्ट है। बेसिकली एक फकीर था, ईरानियन फकीर था, और शिष्य था किसका? शेख फरीउद्दीन गंजे शकर का ये क्या था? शिष्य था। शेख फरीउद्दीन गंजे शकर किसी नाम के मोहताज नहीं है, बहुत बड़े चिश्ती सूफी के सिलसिले के संत हुआ करते थे, ठीक है। अच्छा, इनकी जो टॉम थी वो पाकपट्टन में हुआ करती थी। पाकपट्टन इस समय मॉडर्न डे अगर बात करें तो पाकपट्टन पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो वहां से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की सिद्दी मौला ने, ठीक है। 2 हिंदू बेसिकली ऑफिसर थे, ठीक है। दो हिंदू ऑफिसर ने मिलके षड्यंत्र रचने का काम किया। अब षड्यंत्र तो रचा, लेकिन वो बात बेसिकली पता चल गई जलालुद्दीन खिलजी को कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। उस समय जलालुद्दीन खिलजी को बहुत तेज गुस्सा आया, ठीक है। पहले तो क्या किया, इनको लंगड़ा कर दिया। सिद्दी मौला का बताया जाता है कि जो पैर की जो नस थी उसको काट दिया, उनको लंगड़ा कर दिया, और बाद में उनको हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया, ठीक है। तो एक धार्मिक लीडर जिसको इन्होंने बेसिकली क्रश किया, सिद्दी मौला, अंडर द फीट ऑफ एलिफेंट। सिद्दी मौला वाज डिसिपल ऑफ सूफी सेंट शेख फरीउद्दीन गंजे शकर। बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में फैक्चुअल डाटा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके ऊपर बर्नी ने बहुत लंबी चौड़ी कहानी बताई है, ठीक है। जलालुद्दीन बर्नी कहता है कि सिद्दी मौला की जब हत्या करवाई जलालुद्दीन खिलजी ने तो बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, ठीक है। आसमान में जो बादल थे वो काले हो गए। इस टाइप की कहानी बताने का काम करता है, ठीक है, जलालुद्दीन बर्नी अपनी किताब तारीख़ फिरोज शाही में। तो ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था वो तो बर्नी साहब जाने, वो हमारा मकसद नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने 2 घटनाओं का जिक्र किया। मैंने पहली जो घटना का जिक्र किया वो सिद्दी मौला के प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड था। दूसरी जो घटना है बेसिकली वो है मलिक छज्जू का रिवोल्ट। 2 फेमस इंसिडेंट जलालुद्दीन खिलजी के काल में हुए और दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो इंसिडेंट हुआ, ये क्या हुआ? मलिक छज्जू। मलिक छज्जू वो लास्ट मेंबर हुआ करता था जो बलबन की फैमिली में जीवित बचा था। पूरी बलबन की फैमिली को, बलबनी नॉबल्स को खत्म कर दिया गया था। तो वो आखिरी इंसान था जो बचा था, उसका नाम था मलिक छज्जू, ठीक है। तो मलिक छज्जू ने भी भाई रिवोल्ट कर दिया इनके खिलाफ। मलिक छज्जू क्या था? नेफ्यू था, भांजा था बलबन का, ठीक है। इसको गवर्नरशिप दी हुई थी वहां की काड़ा और मनिकपुर, इलाहाबाद के पास में एक रीजन पड़ता है काड़ा और मनिकपुर, वहां की गवर्नरशिप दी हुई थी मलिक छज्जू को, ठीक है। तो मलिक छज्जू बहुत ज्यादा रिवोल्ट जब कर लिया 3-4 लोग के साथ मिल करके, फिर बाद में अलकली खान जो कि दूसरा बेटा हुआ करता था जलालुद्दीन खिलजी का, उसने इसको पकड़ लिया। अब पकड़ के पेश किया, अब भाई अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है तुम्हारे साथ। तो
जलाउद्दीन खिलजी एक बहुत लिबरल किस्म का इंसान था, बहुत लिबरल सुल्तान था। उसको क्लीमेंसी जलाउद्दीन भी कहा जाता है इसी कारणवश। उसने कुछ नहीं किया, वो अपने पास ले आया दरबार में, ठीक है, और उसको पूरा खाने वाने के लिए आमंत्रण किया। आप हमारे आज गेस्ट हैं, आपको हम खिलाए पिलाएंगे, सब कुछ करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो उसको बैठाया, अच्छा खासा खाना पीना खिलाया विलाया, फिर उसको जाने दिया, छोड़ दिया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए मलिक छज्जू का रिवोल्ट किसके काल में हुआ है, तो वो हुआ है जलाउद्दीन खिलजी के काल में। मैंने पूरी कहानी आपको बता दी क्या थी। तो मलिक छज्जू of Kada Manipur rebel in 1290 and assumed the title of मुगिसुद्दीन। मुगिसुद्दीन का टाइटल उसने क्या किया, एज्यूम करने का काम किया था, ठीक है। यही टाइटल अगर आपको याद हो तो तुगरिल खान ने भी लिया था जब वो 1279 में उसने रिवोल्ट किया था बलबन के खिलाफ। तो मुगिसुद्दीन का टाइटल किसने लिया था, उसने भी लेने का काम किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसने एक और जगह पे रेड मारा, कहाँ, रणथंबोर में। यहाँ लिखा जलाउद्दीन ने रणथंबोर की घेराबंदी की 1291-92 में, द्वितीय घेरा 1292 में, यह कहते हुए, ठीक है। बेसिकली उस समय के रणथंबोर के जो शासक हुआ करते थे उनका नाम था हामिर देव चौहान, ठीक है। तो यहाँ के शासन जो थे उनका नाम था हामिर देव चौहान। काफी महीनों यहाँ तक पे घेरा चला, लेकिन 18 महीने 6 महीने जो भी घेरा रहा, मुझे लग रहा 18 महीने यहाँ पे घेरा डाल के रखा उसने, सारी सप्लाई चेन बंद कर ली उसने। लेकिन बाद में वो युद्ध करने के लिए खुद को रेडी नहीं कर पाया, ठीक है। अहमद चाप ने बहुत ज़्यादा समझाया, ये क्या कर रहे हैं आप, अगर आप आए हैं तो आपको युद्ध करना चाहिए। लेकिन जलाउद्दीन खिलजी युद्ध करने का मन नहीं बना पाया और फिर वहां से लौट गया। जब लौट गया तो एक स्टेटमेंट कहा उसने कहा कि वह मुसलमान के सिर का एक बार की कीमत ऐसे 100 किलो से ज्यादा समझता है, ठीक है। ये किसने कहा, ये जलाउद्दीन खिलजी ने कहा। भाई आप जीतने तो गए नहीं, आप लड़ने तो गए नहीं उससे, और फिर आप इस प्रकार के स्टेटमेंट कह रहे हैं, वह मुसलमान के सिर का एक बार की कीमत ऐसे 100 किलो से आ समझता है। ये पूरी कहानी रही रणथंबोर अभियान की, ठीक है। बाद में फिर से इस पे अटैक करने का काम करेगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं। 1292 में, हाँ आगे बढ़ते हैं। 1292 में अब्दुल्ला ग्रैंडसन ऑफ मंगोल हलाकू अटैक इंडिया बट अब्दुल्ला वाज डिफीटेड। अब्दुल्ला एक मंगोल आक्रमणकारी, सबसे पहला आक्रमण मंगोलों का तैर बहादुर के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, तैर बहादुर। तैर बहादुर पहला मंगोल आक्रमणकारी भारत में आक्रमण किया था बहराम शाह के पीरियड में, मैंने आपको पढ़ाया है। उसी तरीके से जलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में हमें यहाँ पे एक और आक्रमणकारी दिखाई पड़ता है जिसका नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कौन है, ग्रैंडसन है मंगोल हलाकू का, जिसने भारत पे अटैक किया। लेकिन अब्दुल्ला की क्या हो गई, डिफीट हो गई इस बैटल में, ठीक है। अगर टाइमलाइन अगर आपको याद आ रही हो, मुझे टाइमलाइन याद नहीं, हल्की सी आ रही है, इसकी टाइमलाइन देख लेंगे। 1289 है मुझे लग रहा है जहां तक, हाँ 1289 ही है। आगे बढ़ते हैं। Jalauddin adopted a policy of generosity towards the Mongol and married one of his daughter to the Mongol chieftain Ulugh Khan, a descendant of Genghis Khan. Ulugh Khan and his Mongol followers accepted Islam and were called New Muslim. They settled around Delhi, which is called to known as Mughalpura. भाई यार ये देख रहे हो, उलुग खान अपनी बेटी की शादी उलुग खान से कर दी। उलुग खान कौन था, मंगोलों का लीडर था जिसने अटैक किया था वहां पे। ये बेसिकली मुझे जहां तक याद आ रहा है ये कहानी बेसिकली ये थी, ठीक है। यहाँ पे ये 4000 की आर्मी लेकर आया था और फिर जब इसने अटैक किया तो ये 5000 की आर्मी लेकर के आया, ठीक है। तो ये 4000 वाले और ये 5000 वाले इसको कैद कर लिया था। इन लोगों ने जब अटैक किया था, मुझे याद आ रहा है अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1289 में अटैक किया था, ठीक है, मंगोलों ने अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में।
तो इनको 4000 की जो मंगोल आर्मी थी उनको कैप्चर कर लिया गया था। तो ये 5000 और 4000, ठीक है, टोटल 9000 जो मंगोलियंस थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया पूरी तरीके से किसमें, इस्लाम में, ठीक है। और उनको एक जगह दे दी गई दिल्ली के पास जिसको कहा गया मुगलपुरा। वैसे और भी कई जगह दी गई उनको, बंगाल में लखनौती वाला क्षेत्र भी दिया गया, लेकिन जो मेन जगह थी वो दिल्ली के पास थी, इसको मुगलपुरा कहा जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाने में भी बहुत तेज है, ठीक है, रिलेशंस को बिल्ड करने में बहुत तेज है। मैट्रिमोनियल अलायंसेस तुरंत ही बिल्ड कर दे रहा है जलालुद्दीन खिलजी, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, एक बीच का रास्ता निकल जा रहा है, और जिसके थ्रू ये ऐसा समझ पा रहा है कि मंगोल जो है वो फिर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन मंगोल ठहरे दुष्ट लोग, आप कुछ भी कर लो वो फिर से आक्रमण जरूर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The first Muslim attack in South India took place during the time of Jalaluddin in 1296 AD under the leadership of Alauddin Khilji, the ruler of Devgiri, रामचंद्र देव। उस समय का कंटेम्परेरी देवगिरी का शासक कौन था, रामचंद्र देव। अब कई लोग बोलेंगे कि सर ये देवगिरी कहाँ पे है, ठीक है, कोई बात नहीं, देवगिरी बेसिकली दौलताबाद के क्षेत्र को कहा जाता है, जो कि प्रेजेंट डे कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। आगे पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी जब राजधानी शिफ्ट करता है तो वो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी अपनी शिफ्ट करता है, तो ये वही वाला है, दौलताबाद को ही देवगिरी कहा जाता है, ठीक है। बाद में जब इस पे मुस्लिम लोगों ने शासन किया तो इसको दौलताबाद बोलने लगे। इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है। कहा जाता है इतना पैसा लूट कर ले आया था अलाउद्दीन खिलजी, इतना पैसा लेकर आया था, एक इतिहासकार है बर्नी कहते हैं कि वो इतना पैसा लूट कर ले आया था अपने साथ कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल तक उतना पैसा चलता रहा, रॉयल ट्रेजरी कभी खाली नहीं हुई। ये कौन बताता है, ये बर्नी बताने का काम करते हैं। तो देवगिरी में उसने बेसिकली लूटने का काम किया। एक बार तो वो हार गया था जब 8000 की सेना लेकर के गया था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी पहले 8000 की सेना लेकर गया, ठीक है, 8000 हॉर्सेस की सोल्जर्स की सेना लेकर गया, ठीक है। उस समय उसका बेटा था रामचंद्र देव का, जिसका नाम है शंकर देव। शंकर देव ने अच्छा खासा रिपल्स किया, लेकिन उसी समय नुसरत खान की सेना 20000 की पीछे से आ गई और देवगिरी को बेसिकली पूरी तरीके से बैटल में जीतने का काम किया अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। बहुत ज्यादा पैसा लूट कर ले आया। कहा जाता है, कई इतिहासकार ये बताते हैं कि इसीलिए उसने जलालुद्दीन खिलजी को मारा भी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतना ज्यादा पैसा हो गया था कि अब उसको किसी चीज की जरूरत नहीं थी, ठीक है। बहुत ज्यादा पैसे उसने लूट के ले आया। आगे बढ़ते हैं, क्या पॉइंट है, जलालुद्दीन नेफ्यू अलाउद्दीन किल्ड हिम ट्रेचरसली ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इन काड़ा इन 1296। ये जो जगह है जिसको काड़ा कहा जाता है, काड़ा जो है वो इलाहाबाद के पास पड़ेगा, इलाहाबाद नहीं, अगर प्रयागराज कहा जाए तो ज्यादा सही है, ठीक है। तो ये जगह जो है वो प्रयागराज के पास है, काड़ा। एक और क्षेत्र पड़ता है उसको मणिकपुर कहा जाता है। In 1296, after becoming the Sultan, Alauddin killed other members of Jalaluddin family, including his son Alkari Khan. ये उसका नेक्स्ट होने वाला उत्तराधिकारी था, ठीक है। दूसरा बेटा था जलालुद्दीन खिलजी का, इसका नाम था अलकरी खान। ये बेसिकली गवर्नर था मुल्तान का। बाद में इसको कैद कर लिया, बाद में इसको भी मार डाला अलाउद्दीन खिलजी ने। पूरी कहानी सुना लेता हूँ 2 मिनट। अगर आपने पद्मावत देखी है तो आपको कहानी सुनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ग्वालियर में उस समय शासन कर रहे थे जलालुद्दीन खिलजी। अपने भाई अलाउद्दीन खिलजी का एक भाई था, इसका नाम था अलमस बेग। अलमस बेग को खत लेकर के भेजा और उस खत में ये लिखा था कि जलालुद्दीन खिलजी आए, मुझसे मिले और मैंने जितना धन लूटा है देवगिरी से वो सब मैं उनको समर्पित कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे इनकी एक साजिश थी मारने की और इन्होंने पेशेवर हत्यारे बुला के रखे थे, ठीक है। तो
इनके जो मतलब जलालुद्दीन खिलजी है, इन्होंने विश्वास किया इसकी बात पे। चलो ठीक है, तो लिखा रहता है किताबों में कि जैसे जो बाप होता है अपने पुत्र से मिलने जाता है, उसी प्रकार से जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से मिलने गया, लेकिन ये तो धोखा चाहता था। ठीक है, अब ये जब मणिकपुर या काड़ा पे पहुंच गए, गंगा नदी जैसे ही इन्होंने पार की, तो अपनी जो शाही सेना थी वो गंगा नदी के उधर छोड़ दी। ठीक है, अहमद बेग ने पहले ही कह दिया था कि अलाउद्दीन खिलजी लखनौती भाग जाएगा आपके डर से, अगर आप अपनी शाही सेना को पहले नहीं छोड़ोगे तो शाही सेना छोड़ दी इन्होंने। अब वहां पे पहुंचा जलालुद्दीन खिलजी, जहां पे अलाउद्दीन खिलजी था। आपने मूवी में देखा होगा, देवगिरी से एक तोहफा भी वो लेकर आया था। ठीक है, देखा है मूवी में आपने, एक लड़की थी वहां की, राजा की लड़की थी, इसका नाम था झट्टापल्ली, झट्टापल्ली को लेकर आया था। ठीक है, बाद में उससे शादी भी कर लेता अलाउद्दीन खिलजी। तो वहां पे पूरे हत्यारे वत्यारे सब लोग वहां पे थे। काफी सारे लोग का नाम मिलता है, जैसे उसका जो षड्यंत्रकर्ता था मेन, उसका नाम नुसरत खान। ठीक है, उनका जो आका था उनका नाम था जाफर खान। ठीक है, अलाउल मुल्क मुल्तानी। एक पेशेवर हत्यारे को बुलाया गया था जिसका नाम इख्तियारुद्दीन था। काफी लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, ये 3-4 मोस्टली जो नाम बताया जाता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये 4-5 लोग इसमें शामिल थे। और पीछे से इख्तियारुद्दीन ने जा करके छुरा घोंप दिया, और फिर जलालुद्दीन खिलजी चिल्लाने लगा गद्दार अलाउद्दीन, गद्दार अलाउद्दीन, और उसी समय उसका जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया गया। और हम यहाँ पे देखते हैं बेसिकली जलालुद्दीन खिलजी जो हैं पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं।